दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर्स, यानी कि अंश से संबंधित जनरल प्रविष्टियां। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ शेयर, अंश के अर्थ को हमने भली प्रकार समझा था। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरह की जनरल एंट्रीज की जाती हैं कंपनी की बुक्स में, राइट। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लेते हैं देयर इज वन एबीसी कंपनी और ये अपने कुछ शेयर्स इशू करती है। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि कंपनी है और कितने अंश निर्गमित कर रही है ये 10,000 और एक अंश की कीमत कितनी है 10 रुपये, ठीक है ना। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक ये कि सारा की सारा पैसा एक मुश्त ले लिया जाए, एक मुश्त यानी कि इन लमसम, यानी कि एक साथ पूरा 10 रुपये। मान के चलते हैं मैं एक मिस्टर ए हूं और मैंने इस कंपनी के 2,000 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो मुझे कितना पैसा देना होगा, 2,000 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 का, तो मुझे 20,000 रुपीज देने होंगे, राइट, अगर एक मुश्त होता है। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है किश्तों में, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी चाहे तो अपना पैसा किश्तों में भी मांग सकती है, डिपेंड करता है कंपनी की जरूरत पे। अगर मान लीजिए कंपनी को एक साथ सारे पैसे की जरूरत है तो वो इस ऑप्शन पे जाएगी, लमसम पे। और अगर कंपनी को हर महीने या 2 महीने बाद कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी धीरे धीरे, तो वो किश्तों में मांग लेगी, ठीक है ना। तो हमें दोनों ही सूरत में ट्रीटमेंट सीखने होंगे। कंपनी अगर किश्तों में मांगती है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर एक मुश्त मांगती है तो कैसे करेंगे। तो जहां तक बात है किश्तों की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो 10 रुपये है हमारा ये मिस्टर ए जिसके पास 2,000 शेयर है और 10 रुपये इसको देने हैं टोटल। तो कंपनी इस 10 रुपये को एक साथ नहीं मांगती। यहां पे अगर किश्तों में मांगना है तो इस 10 रुपये की वो किश्तें बना देगी, और मैक्सिमम कंपनी कितनी किश्तें रख सकती है, 5। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी 5 किश्तों में ही पैसा मांगेगी। कोई कंपनी 2 किश्तों में ही मांग सकती है, कोई 3 में भी मांग सकती है, कोई 4 में भी मांग सकती है और कोई 5 में भी मांग सकती है। तो हम खैर सभी के बारे में समझेंगे। तो कैसे मांगती है कंपनी पैसा। जो पहली किश्त है, मान के चलते हैं कि कंपनी ने पहली किश्त पे 3 रुपया मांग लिया, तो ये जो हमारा मिस्टर ए है ये देगा अपने 2,000 पे मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो पहली किश्त पे 6,000 रुपए दे देगा। टोटल इसको देने 20,000 रुपए ही है, लेकिन एक साथ में जैसे जैसे कंपनी मांगेगी। मान के चलते हैं कि कंपनी ने पहली किश्त तो 3 रुपए की मांगी, दूसरी किश्त कंपनी ने मांग ली 2 रुपए की। तो अभी हमारा मिस्टर ए है, फिर से 2,000 में मल्टीप्लाई करेगा 2 का, और कितना आ जाएगा 4,000। इस बार 4,000 रुपीज दे देगा ये, राइट। मान के चलते हैं कि जो थर्ड किश्त कंपनी ने मांगी वो मांगी 1 रुपए की। अब हमारा ये मिस्टर ए कितने रुपए देगा, 2,000, राइट। इसी तरीके से मान के चलते हैं कंपनी ने चौथी किश्त मांगी वो भी 3 रुपए की मांगी, तो फिर से ये कितना देगा, 6,000 रुपए देगा। अब कितना रुपए बचा हुआ है, 3 2 5 और 1 6 और 3 9, 1 रुपया, और लास्ट कॉल पे कंपनी ने मांग लिया, तो अब ये 2,000 रुपए और दे देगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से मिस्टर ए ने टोटल 20,000 रुपए दिए, लेकिन 5 किश्तों में दिए। क्यों, क्योंकि कंपनी की शर्त थी। तो कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा मांगती है, राइट। तो ये जो पहली किश्त होती है, ठीक, इस पहली किश्त को नाम दिया जाता है एप्लीकेशन, हिंदी में कहें तो आवेदन, क्योंकि यहां पर आवेदन किया जाता है अंशों के लिए। दूसरी जो किश्त है इसको नाम दिया जाता है अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर अंशों का आवंटन किया जाता है। आवंटन का मतलब होता है बांटना, किसको कितने देने। तीसरी जो किश्त है, किश्त तीसरी जरूर है लेकिन इसका नाम होता है फर्स्ट कॉल, हिंदी में कहें तो प्रथम याचना। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दोनों ही भाषाओं में नाम समझने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपके लिए होगा और हिंदी में भी होगा। हिंदी में प्रथम याचना लिखा होगा और अंग्रेजी में फर्स्ट कॉल लिखा होगा, ओके। तो ये जो चौथी किश्त होगी इसका नाम होगा सेकंड कॉल, यानी कि द्वितीय याचना। और जो तीसरी और आखिरी कॉल होगी इसका नाम होगा फोर्थ कॉल, ना कह के फाइनल कॉल कह देते हैं, या कई बार आप थर्ड एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो
अंतिम याचना। तो इस तरीके से ये सब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एक मुश्त होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, और अगर एक साथ ना होकर किश्तों में होगा तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जर्नल एंट्रीज प्रेजेंटेड हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड फोकस कीजिए। ये है आपकी एंट्रीज जब कंपनी सारा की सारा पैसा एक साथ यानी कि लमसम में मांग लेती है, राइट। तो हमने जो भी एग्जांपल लिया 2000 वाला, ठीक है ना, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं 2000 का मल्टीप्लाई किया 10 से यानी कि 20,000 हो गया। 20,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, हमारे मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। ओके, और किस नाम से आएगा? एक टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि आवेदन भी हुआ और आवंटन भी हो गया, तो एक ही अकाउंट खोल दिया जाता है, ठीक है। ओके, और फिर ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। टेम्परेरी यानी कि एक अस्थिर अकाउंट है जिसको क्लोज करना होगा बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर शेयर्स एट पार पे इशू हैं तो ये एंट्री होगी, और अगर प्रीमियम पे इशू है तो ये वाली एंट्री होगी। वैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था एट पार और प्रीमियम का मतलब क्या है। एट पार को हम फेस वैल्यू भी कह देते हैं। फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। अगर 10 रुपए वाला कीमत का शेयर 10 रुपए में ही इशू किया गया है तो उसे एट पार माना जाएगा, और अगर वो ज्यादा कीमत पे इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल 15 रुपए में किया जाता है, तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है दैट विल बी नोन एज प्रीमियम, हिंदी में से प्रब्याज कहते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो अगर एट पार है तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे हमने इसे क्रेडिट किया है, टेम्परेरी अकाउंट इसे हमें क्लोज करना है, या क्रेडिट हुआ तो डेबिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा। और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी की तो कैपिटल ही है ना। अगर यही स्थिति प्रीमियम पे होती तो क्या एंट्री होती? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट यहां भी हम डेबिट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल यहां भी क्रेडिट कर रहे हैं, यहां पे एक और अकाउंट क्रेडिट हो जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये जो प्रीमियम का पैसा है वो यहां आ जाता मल्टीप्लाई। ओके, चलिए एक और एंट्री कई बार आपको दी होगी क्वेश्चन में कि शेयर के इश्यू करने में कुछ खर्चा हुआ, तो खर्चा हुआ तो ये कंपनी को पे करना पड़ेगा, ये कंपनी को मिलेगा नहीं, ये कंपनी के पॉकेट से जाएगा, इसलिए एंट्री क्या होगी? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो ये तो एंट्रीज होंगी कब? जब कंपनी सारा पैसा एक साथ यानी कि लमसम में मांग लेती है। लेकिन अगर कंपनी पैसा किश्तों में मांगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, तो यहां 5 किश्तें बन जाएगी। पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन, राइट। और याद रखिएगा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कई बार एप्लीकेशन जितने शेयर्स इश्यू किए उससे ज्यादा भी आते हैं और उससे कम भी आते हैं, तो सभी को शेयर्स नहीं दिए जा सकते ज्यादा की किस्म में, इसलिए इनको अलग रखा जाता है। एप्लीकेशन अकाउंट अलग खोला जाता है, अलॉटमेंट अकाउंट अलग खोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हर इंस्टॉलमेंट से संबंधित 2 एंट्रीज होंगी, एक ड्यू की और दूसरी रिसीव की, सिवाय एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन पे भी 2 एंट्री होंगी, लेकिन यहां एक एंट्री रिसीव की होगी, दूसरी ड्यू की नहीं, वो ट्रांसफर की होगी, बस इतना याद रखिएगा। बाकी सभी कॉल्स में आपको ड्यू वाली एंट्री मिलेंगी, ओके, लेकिन यहां पे ट्रांसफर की होगी, इसीलिए क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा पहले आता है फिर ट्रांसफर किया जाता है, तो बस इसको याद रखिएगा। तो यहां पे पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया हमने, जितने भी शेयर्स पे हमें पैसा रिसीव हुआ, जितना भी एप्लीकेशन पे मांगा था, मल्टीप्लाई करके हमने अमाउंट यहां लिख देना है, राइट। ओके, फिर इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ट्रांसफर करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये टेम्परेरी अकाउंट है, तो इसको क्लोज भी करना है, यहां आपने इसे क्रेडिट किया है तो यहां डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। और ये सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ओके, हर किश्त का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इस तरह की एंट्री आपको हर बार करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, लेकिन पहले वो ड्यू होती है। ओके, तो अब देखिए कई बार जैसे कि यहां पे हमने देखा था प्रीमियम पे भी इश्यू होगा, ये जो कंडीशन है एट पार वाली है। प्रीमियम अगर दिया हुआ है तो जनरली ये होता है कि प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाता है, अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन पे करना है तो आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम को उठा के इस एंट्री में रख दीजिएगा, ठीक है।
और क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अलॉटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट पे जितना भी पैसा मांगा है एट पार है तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल हुआ, और उसके बाद ये रिसीव की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर प्रीमियम पे हुआ तो क्या होगा, तो यही होगा, अलॉटमेंट का पैसा यहां पे आ गया टोटल होके, और शेयर कैपिटल जैसे कि मान लीजिए 3 रुपए का हमारा अलॉटमेंट था और 5 रुपए का प्रीमियम था, तो टोटल 8 रुपए से मल्टीप्लाई होके अमाउंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में 3 से मल्टीप्लाई होकर पैसा आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 से मल्टीप्लाई होकर पैसा आ जाएगा, और अलॉटमेंट में 8 से मल्टीप्लाई होकर पैसा आ जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां भी ये एंट्री होगी, इसमें इंक्लूड होकर 8 रुपए से ही पैसा आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली जो कॉल है आपकी फर्स्ट कॉल, उसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, ठीक है, और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और शेयर फर्स्ट कॉल आपका क्रेडिट हुआ। ठीक है, यही 2 एंट्रीज आप यहां भी देखेंगे, सेकंड कॉल के नाम से हैं। यही 2 एंट्रीज आप यहां भी देखेंगे, फाइनल कॉल के नाम से हैं। ये आपकी वही शेयर इश्यू वाली एंट्री है, लास्ट वाली, तो ये जैसे कि वहां थी उसी तरीके से यहां पर है। ठीक है ना, दोनों सूरतों में है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहां बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, वो ये कि जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या आपका फाइनल कॉल एक्सेट्रा, ठीक है, इन सभी का जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट। क्यों है पर्सनल अकाउंट? क्योंकि ये किसी ना किसी पर्सन को डिनोट करते हैं। किस पर्सन को डिनोट करते हैं? जो शेयर होल्डर्स पैसा देते हैं। इन सभी शेयर होल्डर्स के नाम तो यहां नहीं बताए जा सकते, इसलिए टेम्परेरी अकाउंट इनके नाम के स्थान पे खोल दिया जाता है। जब आपने पर्सनल अकाउंट के काइंड पढ़े होंगे शुरुआती दौर में, तो वहां 3 टाइप आपने पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने नेचुरल पर्सन, यानी कि प्राकृतिक, पर्सनल बोले तो व्यक्तिगत, और दूसरा आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम, और तीसरा आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये वाले हैं, ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग्स अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका पैसा आपके ऊपर ड्यू है, उसी तरीके से शेयर होल्डर्स को डिनोट करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट खोले जाते हैं। क्लियर? ओके, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो तो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना, चलिए खैर, लेकिन ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का खाता, तो सबको एक ही तरह मत तोलिएगा। चलिए खैर, तो ये तो रहा इसके बारे में। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि चाहे शेयर्स इश्यू हो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, जनरल एंट्रीज किस तरीके से करनी है। राइट, तो ये सब जो डिस्कशन था हमारा वो इस बारे में था कि शेयर्स इश्यू हो और पैसा मिले। आप देखेंगे तो हर एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट था। ठीक, हर एंट्री में हमको पैसा मिला। ओके, अब हम बात करते हैं अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जो नकद है आपका, ठीक है, उसके अलावा, नकद के अलावा किसी और प्रतिफल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नकद के अलावा और क्या प्रतिफल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति खरीदी, अब पैसा ना देने के बजाय उसे शेयर्स इश्यू कर दिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति ने काफी मेहनत की आपकी कंपनी के लिए, आप उसे पैसे देने के बजाय हिस्सेदारी दे दें, यानी शेयर्स इश्यू कर दें, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा? उस एंट्री में कम से कम बैंक तो नहीं आया, क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक, तो एंट्रीज कैसे होंगी? तो जरा यहां नजर घुमाइए, क्या लिखा हुआ है यहां? फॉर इश्यूइंग शेयर्स टू प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी का आइडिया सोचते हैं, उसे धरातल पे उतारते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उनकी इस मेहनत के लिए अगर उनको शेयर्स इश्यू करना हो, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ओनर्स हों, कई बार ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो ऐसा काम करते ही रहते हैं, ठीक है, और उनको उसके बदले पैसा दे दिया जाता है या शेयर्स दे दिए जाते हैं, और ये ओनर भी हो सकते हैं। तो उसके बदले में अगर आपको उनको शेयर्स इश्यू करने उनकी मेहनत के बदले, तो आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? आप अगर एट पार पे करते हैं
तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, फाउंडिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं इनको, या आप गुडविल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। टू शेयर कैपिटल हुआ, क्योंकि आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मींस कंपनी की एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। फुली पेड शेयर्स इश्यूड टू प्रमोटर्स, और इनको लमसम में ही किए जाते हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं किए जाते जनरली। ओके, अगर प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम जुड़ जाएगा। जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर हो तो आप एंट्री इस तरीके से कर सकते हैं। यह याद रखिएगा कि प्रमोटर की एंट्री में जरूरी नहीं है तीनों ही आपको डेबिट करने हैं, या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखें, या फाउंडिंग एक्सपेंसेस लिखें, या गुडविल लिखें, तीनों में से कोई एक। और भी कुछ लोग हैं जिनके लिए कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है बिना कैश के बदले भी। तो देखिए, अगर कंपनी कोई एसेट परचेज करती है उधार में, तो देखिए क्या एंट्री होती है। मान लीजिए मशीन परचेज की, तो आप लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, और टू जिस भी पर्सन का नाम होगा, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, टू मिस्टर ए आ गया, राइट। तो यहां पे हमने इसीलिए एसेट अकाउंट लिख दिया। एसेट मींस एनी पर्टिकुलर एसेट। अगर मशीन खरीदे मशीन अकाउंट डेबिट कीजिए, फर्नीचर खरीदे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कीजिए, राइट। टू वेंडर, वेंडर यानी उस पर्सन का नाम जिससे आपने खरीदा उधारी में, ठीक है। अब आपने उसको पैसे नहीं दिए, ठीक। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप उसको शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं। तो अगर आप उसको शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं तो एंट्री यहां है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने इसको क्रेडिट किया, इसे क्लोज तो करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट है ये, आपने इसको डेबिट कर दिया, और टू शेयर कैपिटल कर दिया। अगर आपने उसको शेयर इश्यू किया एट पार, अगर प्रीमियम पे किए तो क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल के नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा आप मैनेज कर लेंगे। एक एंट्री यहां और दी हुई है, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे हम। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी कोई किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी एक्स है, उसने परचेज कर लिया कंपनी वाई को, राइट। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी वाई के कुछ एसेट्स भी होंगे और कुछ लायबिलिटीज भी होंगे, यानी उसके कुछ दायित्व भी होंगे और कुछ संपत्ति भी होंगी, ठीक है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो उसकी लायबिलिटी और एसेट के साथ परचेज करते हैं, ठीक है ना। एसेट तो आपके लिए डेबिट हो जाएंगी और लायबिलिटी आपके लिए क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी अपनी बेच रहा है तो जाहिर सी बात है, या तो वो बहुत अच्छी हालत में है या खराब हालत में है, और जनरली खराब हालत में व्यक्ति कंपनी बेचता है। ओके, अच्छी हालत में बेचता है तब है जब उसे कुछ और बिजनेस करना हो, ठीक है। खैर, कैसी भी स्थिति हो, तो यहां क्या देखा जाएगा? एसेट अकाउंट आप डेबिट कर देंगे, सारी एसेट सन्ड्री यानी कई सारी, सबका टोटल करेंगे और डेबिट कर देंगे, चाहे वो फिक्स्ड है और फिर चाहे वो करंट है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, राइट। ओके, और अभी फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए, ये जो गुडविल है और कैपिटल रिजर्व है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लायबिलिटीज को आप क्रेडिट कर देंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी आपके क्रेडिटर्स, लोन्स वगैरह हैं वो सब यहां हो जाएंगे कैपिटल को छोड़ के। ओके, और यहां आ जाएगा आपका टू वेंडर कंपनीज अकाउंट, उसको हम जितना भी पैसा उसके बदले देंगे, पैसा दें या कुछ भी दें, लेकिन इसे कहेंगे हम परचेज कंसीडरेशन, यानी कि इतना पैसा देना तो बनता है। अब देखिए दो चीजें और आ रही है, एक गुडविल आ रहा है और एक कैपिटल रिजर्व आ रहा है। अगर इस कंपनी की जो नेट एसेट है वो ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी बेहतरीन है, तो उस डिफरेंस को आप गुडविल के नाम से डाल देंगे। और अगर कंपनी की जो नेट एसेट है वो कम आ रही है, तो यानी कि आपको कैपिटल रिजर्व के तौर पे कुछ पैसा मिला है, ठीक है ना। देखिए जरा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई, जैसे कि वाई कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे थे, इसकी एसेट हो रही है 20 लाख रुपए और इसकी लायबिलिटीज बैठ रही हैं 15 लाख रुपए। अब देखिए एसेट में से लायबिलिटी घटाएंगे तो कितने बचा? 5 लाख रुपया। तो हमको इसको केवल कितना पैसा देना चाहिए? 5 लाख रुपए देने चाहिए, दैट्स इट। ओके, लेकिन एक्स सोच रहा है कि इस बिजनेस की वैल्यू बहुत है मार्केट में और मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा, ज्यादा लाभ कमाएगा। तो वो क्या करता है, इस 5 लाख को वो कर देता है 7 लाख रुपए। वो कह रहा है भाई ठीक है, मैं आपको 7 लाख रुपीज दे देता हूं, 5 लाख आपके बन रहे हैं, फिर भी हम 7 लाख आपको दे रहे हैं। तो अब देखिए इस एंट्री का यहां पे क्या असर पड़ेगा। सन्ड्री एसेट में हम लिख देंगे कितना? 20 लाख, और सन्ड्री लायबिलिटीज में हम लिख देंगे 15 लाख, और यहां पे आ जाएगा 7 लाख, क्योंकि 7 लाख तो देना ही है हमको। ओके,
अब ये जो 2 लाख का डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को हम किस नाम से लिख देंगे? गुडविल के नाम से। यहां पे कैपिटल रिजर्व नहीं होगा। बात क्लियर हुई? क्योंकि हमने पैसा ज्यादा पे किया, जितनी उसकी नेट एसेट थी उससे भी ज्यादा पे किया, क्योंकि कंपनी की गुडविल है मार्केट में, तो उसकी प्राइस है। क्लियर हुआ? चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी जो कंपनी वाई है, इसकी लायबिलिटी और एसेट की बात करते हैं। 3 लाख भाई एसेट है और लायबिलिटी वही 15 लाख है, बनते हैं 5 लाख। और हम कितने दे रहे हैं इनको? 3 लाख रुपए। बनते हैं 5 लाख, लेकिन हम कितने दे रहे हैं? 3 लाख रुपए। क्योंकि अब क्या एंट्री होगी इसकी? तो देखिए, सन्ड्री एसेट्स में हम लिख देंगे 20 लाख, गुडविल को हम यहाँ काट देंगे क्योंकि इसमें गुडविल नहीं आएगा। ओके, सन्ड्री लायबिलिटीज में हम लिख देंगे 15 लाख, और देने तो हमको केवल 3 लाख हैं, हम यही लिख देंगे 3 लाख। ठीक है। अब जो डिफरेंस का अमाउंट है, देखिए 15 3 18 हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाख का जो अमाउंट है वो यहां चला जाएगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि 2 लाख का हमें फायदा हो गया, कंपनी एक्स को फायदा हो गया वाई से। गुडविल में तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, वो फायदा तो कमाया जाएगा, अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये फायदा हो गया कैपिटल प्रॉफिट के तौर पे। तो ये फर्क होता है इसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ सकते हैं अब। तो ये जो वेंडर है, जैसे पिछले एग्जांपल हमने यहाँ 7 लाख रुपए रखे थे, इस वाले एग्जांपल में हमने 3 लाख रखे हैं। 7 लाख हो या 3 लाख, राइट? तो उसके लिए अगर हम उनको कैश नहीं पे करते, अगर शेयर्स इश्यू कर देते हैं, तो हम क्या एंट्री कर देंगे? यही जो एंट्री है सेम एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर वेंडर्स यानी कि कंपनी आ जाएगी, और यहाँ कर देंगे हम टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट? ओके, इसी अमाउंट से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझने के बाद अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन करें अकाउंटेंसी में, तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वो जरूर से पढ़ें। लास्ट लाइन में, क्योंकि होता क्या है, हम क्वेश्चन एक ही नेचर के देखते हैं और गलती कर बैठते हैं। ठीक, तो हमें लास्ट लाइन में लिखा होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बनाना क्या है, तैयार क्या करना है। कई बार प्रश्न में यह दिया होता है कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है कंपनी के लिए। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो जो अभी तक हमने जर्नल एंट्री डिस्कस की नॉर्मल वाली, वो आप करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में लिखा है कि कंपनी जो है कैश बुक भी मेंटेन करती है, तो जनरल प्रविष्टियां कीजिए, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक हो जाना है। क्योंकि देखिए, कैश बुक इज ऑल्सो अ जर्नल। कैश बुक भी एक रोजनामचा है, एक जर्नल है। ठीक है ना? तो आप डबल एंट्रीज नहीं कर सकते, 2 जगह एंट्रीज नहीं कर सकते। ठीक, तो जब भी ऐसा दिया हो तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम करना है। जो बैंक वाली एंट्री है वो आपको जर्नल में नहीं करनी, बाकी सारी एंट्री कर देनी है। बाकी कौन सी एंट्री करेंगे आप? भाई एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू की करेंगे, चाहे प्रीमियम पे हो चाहे एट पार हो। ठीक है, फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, राइट? ओके, और जो आपके बैंक वाली एंट्री वो डायरेक्टली आपकी कैश बुक में होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको आधी जनरल एंट्रीज करके दिखानी है जनरल में, और आधे के लिए आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी सिर्फ बैंक कॉलम वाली। तो यहां पे वो सारी एंट्री इस तरीके से आ जाएगी जो भी बैंक वाली आती, देख सकते हैं आप। टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। और अगर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पे किए हैं तो बाय शेयर इश्यू एक्सपेंस, वो एंट्री भी वहां नहीं जाएगी, क्योंकि जितनी भी बैंक वाली एंट्री है वो सब यहां आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए। ओके, लास्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आई होप जितनी भी एंट्रीज हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस की हैं आपको सब क्लियर हुई हैं, अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। ओके, और बहुत जल्द इस पर एक क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि ये जो जर्नल एंट्रीज हमने की है मैक्सिमम आपको करके बताएं कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है ताकि गलती ना हो। और मैं उसमें कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे कि गलतियां ना हो और क्वेश्चन आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।